हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी क्लास 12 अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। और यदि मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की, तो फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 आप सभी को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। और यदि हिंदी मीडियम के चाहिए तो भाई साहब वो भी मिल जाएंगे, वो भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आप लोगों को हमारे हिंदी मीडियम चैनल पर मिल जाएंगे। और यदि ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना हो तो उसके लिए आपको जाना होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको मिलेगी एक बढ़िया सी लिंक, और उसे जाकर के आप क्लिक करोगे तो आप हमारे ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल कर सकते हो, उनसे आप स्टडी कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करके बढ़िया से अपनी पढ़ाई लिखाई घर बैठे बैठे कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, क्योंकि हमारा जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, वो आप सभी जानते हैं कि इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आप लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है उन स्टूडेंट्स को जो घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में मस्त फ्री ऑफ कॉस्ट में लर्निंग करना चाहते हैं। राइट, तो यदि आप भी उन स्टूडेंट्स में हैं तो गाइज आप लोगों को भी हमारे चैनल से जरूर कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि चैनल पर ही हम आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। टॉपिक वाइज हर एक डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे चैप्टर्स में, हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इवन काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एमसीक्यू, एजर्शन रीजन या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारी तमाम चीजें आप लोगों को हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगी, जिसके लिए आपको कोई फीस, कोई चार्जेस, कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। केवल आप क्या कर लीजिए, हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से कनेक्टेड हो जाइए, और फिर देखिए बढ़िया से अपनी लर्निंग को किस तरीके से आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में बढ़िया से अपनी लर्निंग कर सकते हो। ऑलराइट, तो आइए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आई होप पहले तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, और आज के सेशन को भाई साहब जल्दी से लाइक शेयर और कर दो फटाफट से। सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऑलराइट, तो आइए फिर स्टूडेंट्स आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं चैप्टर नंबर 10 पर है हम लोग, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। राइट, तो ये हमारा चैप्टर है और आज हम इसमें देखने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कुछ आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो ऑब्जेक्टिव्स एंड एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे और कुछ एसेंशियल्स देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो शैल वी स्टार्ट द क्लास? शुरू करें भाई साहब, गाड़ी बढ़ाएं आगे। सभी ने लाइक शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, तो आइए लेट्स स्टार्ट द सेशन। शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, फटाफट से आ जाते हैं भाई साहब। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। मैडम एक बार जरा बता तो दो यार, मैम एक बार रिवाइज करा दो। चलो ठीक है भाई, तो करा देती हूँ। तो अभी तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो दो चीजें होती हैं, एक होती है बैलेंस शीट, उसको कंप्लीट कर लिया है, फॉर्मेट पूरा देख लिया था, डिटेल डिस्कशन हो चुका है। देन सेकेंडली हमने देखा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जिसका भी हम लोगों ने डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया। हर एक कंटेंट को, हर एक एलिमेंट को हमने डिटेल में डिस्कस करा है, पिछले ही सेशन में वो चीज हमने कवर करी है। तो अपनी बैलेंस शीट हो गई, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हो गया। इस चैप्टर में यही दो चीजें हैं, बाकी आपका जो कैश फ्लो है वो हम फर्दर चैप्टर्स में देखेंगे, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो 4 पार्ट थे, ये इसमें से 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कैश फ्लो है जो आगे कंप्लीट होगा, नोट्स टू अकाउंट तो फिर आपको पता ही है, वो तो क्या ही है, वो तो बना ही लेंगे। ठीक है भाई साहब, राइट। चलिए, तो फिर अब अपन बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, और आज हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में और मतलब इसेंशियल्स के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स एंड इसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो आप अपने दिमाग लगाओ और मुझे बताओ इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज्यादा मत लगाना, है ना, थोड़ा ही लगा लो, क्योंकि थोड़े दिमाग लगाने में ही आपको पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो यदि भाई साहब हम पहले पॉइंट को देखें तो पहला कह रहा है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा और इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब भाई साहब आपको पूरा नॉलेज, पूरा फाइनेंशियल डेटा पता लग जाएगा, आपके पास आपकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितनी है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब आपके पास एसेट्स कितने हैं, कितने आप लोगों के पास सारी चीजें जिनसे आप अपना बिजनेस इफेक्टिवली कर सकते हो, वो पूरी इकोनॉमिक रिसोर्सेज आपको पता लग जाएंगी। और जो आपके
ऑब्लिगेशन है, दैट मीन्स आपकी जो लाइबिलिटीज है, जो बर्डन्स हैं, जो आपके बीच में रुकावटें हैं, रुकावटें इन द सेंस की जो लाइबिलिटीज है बेसिकली, उन सब का आपको बढ़िया से आइडिया लग जाता है when you are preparing your financial statement। तो अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब जिन एसेट्स से आप बना रहे हो, जो आपके पास कैपिटल है, राइट, जो भी आपके पास एसेट्स कैपिटल है, वो चीजों का आपको आइडिया लग जाएगा। चाहो तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, आपके जितने भी एसेट्स हैं जिनसे आप बिजनेस करते हो, और एज वेल एज आपकी जो कैपिटल है, पूंजी, और इसके अलावा ऑब्लिगेशंस बोलूं तो जो आपकी लाइबिलिटीज है, इन सब का आपको बढ़िया से बेहतर आइडिया लग जाएगा। एक पूरा फाइनेंशियल डेटा, पूरा फाइनेंशियल सिनेरियो आपको पता लग जाएगा। तो ये आपका पहला इसका ऑब्जेक्टिव है। नाउ लेट्स कम टू सेकंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्या है? टू शो implications of operating profit on the financial position of an enterprise। तो जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना, हर साल हम देखते हैं अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ बाय प्रिपेयरिंग आवर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका क्या इंप्लीकेशन आएगा आपकी पोजीशन पे, दैट मीन्स आपकी बैलेंस शीट पर क्या आपका इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। तो वो हमको सब पता लगेगा बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं, फिर अपना पीएनएल बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, राइट। तो उसमें हमको सारी चीजें पता लग जाती है। देखो पहले बनता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, देन बनती है बैलेंस शीट, ठीक है। तो सीक्वेंस है, पहले पीएनएल देन बैलेंस शीट। तो वो पूरा आपको पता लग जाएगा कि जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ उससे आपके फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस आए, राइट। उसके बाद नंबर थर्ड ऑब्जेक्टिव देखें तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो टू इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ असेसिंग कंपेयरिंग एंड इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल कैश फ्लो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। तो यदि आपको देखना हो कैश फ्लो टू इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स, तो मतलब बेसिकली जो आपके इन्वेस्टर्स है भाई, सब जिनने पैसा लगाया आपके बिजनेस में, उनको तो भाई पूरी जानकारी चाहिए, अप टू डेट चाहिए, उनको तो सारी चीजें चाहिए। जिनने आपके बिजनेस में पैसा लगाया उनको आपके बिजनेस की हर एक चीज के बारे में आइडिया चाहिए, कब कितना कैश आ रहा है जा रहा है, सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो पूरा उनको भी चाहिए, और एज वेल एज आपके जो क्रेडिटर्स है ना, उनको भी हर एक चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई साहब कहाँ से कितना अमाउंट आ रहा है जा रहा है क्या हो रहा है, राइट। तो यदि उनको पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है अबाउट योर कैश फ्लो, कैश फ्लो मतलब आपका जो पैसा आ रहा है जा रहा है, इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो जो भी हो रहा है उसको बोलते हैं कैश फ्लो। तो वो पूरा कैश फ्लो का आइडिया आप जिन्होंने पैसा लगाया उनको भी चाहिए, और जो आपके क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने उधार पे कुछ लिया है उनको भी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि वो उन इंफॉर्मेशन को एसेस कर सके, उनको कंपेयर कर सके और उनको इवैल्यूएट कर सके, ठीक है, और ये देख सके कि बिजनेस की कैश फ्लो की क्या कंडीशन है, कल को ये हमें पैसा लौटा पाएंगे कि नहीं लौटा पाएंगे, है ना। कल को बिजनेस इन्वेस्टर को पैसा लौटा पाएगा कि नहीं, क्रेडिटर को पैसा लौटा पाएगा कि नहीं, ये सारी चीजों को देखने के लिए वो इवैल्यूएट क्या करते हैं, बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही वो इवैल्यूएट करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हो गए, कोई दिक्कत परेशानी, समझ में आया सभी को। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ना सिर्फ इन्वेस्टर और ना सिर्फ क्रेडिटर, और भी बहुत सारी पार्टीज या आपके यूजर्स होते हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के एनालाइज करने होते हैं। हालांकि मैं आपको यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पढ़ाऊंगी, आगे हम वो भी देखेंगे, राइट। तो उन सबको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन और सही जानकारी, रिलायबल इंफॉर्मेशन, गलत सलत नहीं, सही जानकारी उनको मिल सके, जो कि बहुत सी पार्टीज मतलब यूजर्स हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कि मैम फॉर एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल मान लो आपके लिए जैसे कि गवर्नमेंट है, टैक्स अथॉरिटीज है, आपके क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, आपकी बैंक हो गई, तो ये सभी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। फिफ्थ है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस। यदि आपको पूरे बिजनेस का एक व्यू लेना है, बिजनेस में क्या है, कितने एसेट्स, कितनी लायबिलिटीज है, बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है, बिजनेस की क्या पोजीशन है, तो पूरा यदि एक व्यू चाहिए, वो भी सही और एकदम सटीक व्यू चाहिए, ट्रू एंड फेयर पोजीशन चाहिए, परफॉर्मेंस देखना है, एक व्यू देखना है, तो वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मिलेगा, ठीक है। देन ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ। अब आइए सिक्स्थ पे, टू असेस इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज है, जैसे एसेट्स हैं, कैपिटल है, तो इन सब का एक उनके बिजनेस का जो मैनेजमेंट है उसने कितना इफेक्टिव उसको यूटिलाइज करा है, वो समझ में आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है।
कि क्या उन्होंने उस रिसोर्सेज को यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया या कहीं ऐसा तो नहीं उल्टा लॉस में चले गए। और दूसरी चीज ये भी पता लग जाएगी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजनेस ने जैसे कि फाइनेंस अरेंज करा, तो उसको अरेंज करने में बिजनेस की कॉस्ट कितनी लगा दी, कीमत कितनी लगा दी, कम कॉस्ट में फाइनेंस अरेंज करवाया है मैनेजमेंट ने या ज्यादा कॉस्ट में फाइनेंस अरेंज करवाया है। तो ये सारी आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी और आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि बिजनेस की जो रिसोर्सेज थी उनको कितना इफेक्टिवली उसके मैनेजमेंट ने यूटिलाइज किया है, कितना अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है। क्लियर? देन कम्स टू नंबर 7th ऑब्जेक्टिव, क्या कहता है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी। तो यदि ऐसी कोई एक्टिविटी है जो सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है, बिजनेस के द्वारा की गई ऐसी यदि कोई भी एक्टिविटी है, तो उसकी भी पूरी जानकारी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिल जाएगी, पूरा आइडिया लग जाएगा वहां से। 8th है टू डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन द अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो उसमें आपको हर एक अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने फॉलो करके उन स्टेटमेंट्स को बनाया, एज वेल एज जो अकाउंटिंग प्रोसेस प्रिंसिपल्स, हर एक चीज को फॉलो करके आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये अभी कुछ 8 ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है आपका? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट और आपका नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैंने आपको बताई दिया। नोट्स टू अकाउंट तो आपको आता ही है, बहुत सिंपल है, उसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, उसका तो कोई ऐसा कोई एज इट इज फिक्स्ड फॉर्मेट भी नहीं होता उसका, ना उसमें कोई फिक्स्ड कंटेंट होते हैं, क्योंकि उसके जो जितने भी कंटेंट है वो काय पे डिपेंड करते हैं? आइटम्स जो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L में है। ठीक है, और कैश फ्लो में भी हम देखेंगे। तो बेसिकली जो आइटम्स वहां है उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन नोट्स टू अकाउंट में बनता है, तो उसको उसमें कुछ ज्यादा एग्जैक्ट फॉर्मेट भी नहीं है उसका, सिंपल है, बस डिटेल शो करता है आइटम्स जो बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ P&L में रिकॉर्ड करे जाते हैं। इज इट क्लियर भाई साहब? समझ में आ रहा है सभी को? तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, कैश फ्लो और आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्लियर? राइट? तो चलिए सिंपल है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने देख लिया है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है। अब आइए नेक्स्ट, एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं, ठीक है, क्या क्या इसके पॉइंट्स है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है स्टूडेंट्स आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो भाई साहब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो मन गढ़ंत नहीं होती, मन से कुछ भी नहीं होती, वो फैक्ट पर बेस्ड होती है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, ट्रू एंड फेयर। इसीलिए तो बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, क्योंकि वो मन से कुछ नहीं होता, वहां अंदाजे से, इंस्टीमेशन से वहां कोई काम नहीं हो रहा होता है, सारी चीजें फैक्ट्स पर बेस्ड होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, है ना। तो जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो कंपनी की एक सही और सटीक इंफॉर्मेशन शो करता है। Stating differently, financial statement should give true and fair view of the financial performance and financial position and performance of the business। ठीक है, तो भाई साहब सबसे पहला essential मतलब सबसे पहला essential मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट यदि हम बोले, इसेंशियल का मतलब होता है कि इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, या क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसमें होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इंफॉर्मेशन फैक्चुअल होनी चाहिए, सबसे पहला ही वो है। क्योंकि हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पोजीशन दिखाता है, तो वो जब ही दिखाएगा ना जब उसमें इंफॉर्मेशन सही होंगी, फैक्चुअल होंगी, फैक्ट पर बेस्ड होंगी, इंस्टीमेटेड चीजें नहीं होंगी, मन से अंदाजे वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहला इसमें रिक्वायरमेंट या पहला एसेंशियल पॉइंट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सबसे पहला एसेंशियल पॉइंट यही है कि उसमें जो चीजें हैं वो फैक्चुअल होनी चाहिए, फैक्ट पर बेस्ड होनी चाहिए, तभी जाकर के आपको ट्रू एंड फेयर व्यू मिलेगा और बिजनेस की सही परफॉर्मेंस और सही पोजीशन आपको जानने को मिलेगी यदि आपने उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डाली है तो पहला एसेंशियल तो यही है। दूसरा इसमें एसेंशियल क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट खिचड़ी की तरह नहीं होने चाहिए कि बस खिचड़ी पका दी, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या ही मतलब।
फिर कहाँ से आप उन यूजर्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाओगे? आप ही नहीं, पता चले बनाने वाला ही नहीं समझ पा रहा ये मैंने क्या बना के रख दिया। ठीक है, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब क्लियरिटी के साथ लोगों को वो चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है क्या, इसमें लिखा क्या है, जानकारी क्या है और क्या शो कर रहा है। Financial statement should be prepared following the accepted accounting principle for better understanding of the users. Users को सही और बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग हो सके। अभी यूजर्स भी आगे हम लोग कवर करेंगे कौन कौन यूजर्स हैं, तो उन सबको सही से अंडरस्टैंडिंग हो, क्लियरिटी के साथ आप इंफॉर्मेशन शो करो। क्लियरिटी ऐसी कि खिचड़ी नहीं पकाना है, कुछ भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन मत दो। सबसे पहले तो जो जरूरी है, जो उनको शो करना इंपॉर्टेंट है वही करो, फालतू की इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करके चीजें ज्यादा मत बढ़ाओ। छोटी और कम चीजें रखो पर रिलेवेंट रखो, सटीक रखो, ताकि लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। राइट, तो ये दूसरा पॉइंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होना चाहिए। तो पहला क्या है, इंफॉर्मेशन फैक्चुअल होनी चाहिए। दूसरा, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा है कंपैरेबल। भाई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना दिया इस साल का, पर वो क्या ही मतलब का रहेगा यदि उसको आप पिछले साल के स्टेटमेंट में से कंपेयर नहीं कर पा रहे हो। तो बिजनेस हर साल ग्रोथ करना चाहता है ना, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो डाउनफॉल चाह रहा होगा, सभी ग्रोथ करना चाहते हैं। उसको चेक जब भी करेंगे ना, उसको पता जब भी कर पाएंगे जब वो अपने पिछले साल की परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे इस साल की परफॉर्मेंस से। ठीक है, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके के होने चाहिए कि वो आसानी से कंपेयर हो जाएं। और वो कंपेयर कब होंगे, जब इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसी मेथड, उसी तरीके से बनाए जाएंगे जैसे कि पिछले साल बने थे, तभी कंपैरिजन होगा। पता चले पिछले साल कुछ और तरीके से बने थे, इस साल कुछ और तरीके से बन गया, तो कंपैरिजन बिठाने में ही दिक्कत आ रही है, कंपेयर करने में ही दिक्कत आ रही है। कंपैरिजन जब भी होगा जब प्रोसेस, प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम और सही यूज हुए होंगे तो ही। इसलिए बोलते हैं कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो करता है बिजनेस। कंसिस्टेंसी मतलब एक जैसी पॉलिसी को हर साल चेंज मत करो, एक जैसी पॉलिसी, एक जैसी मेथड्स, एक जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हर साल कंसिस्टेंटली के साथ फॉलो करो, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। राइट, तो सो दैट आप कंपेयर कर सको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन इन अ मैनर दैट द यूजर कैन कंपेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम बिजनेस एंटिटी, मतलब उसी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को वो आराम से कंपेयर कर सके ईयर आफ्टर ईयर, मतलब पिछले साल की फिर उसके पहले की साल की, तो ऐसे करके वो कर सकें। या तो इंट्रा फर्म मतलब फर्म अपनी ही, कंपनी अपनी ही परफॉर्मेंस को अपनी पिछली परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रही है तो वह इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहलाता है। और यदि वो दूसरी कंपनी से अपनी पोजीशन को कंपेयर कर रही है तो वो इंटर फर्म कंपैरिजन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपके महीने में 2 टेस्ट हुए थे स्कूल में, वो हॉस्पिटल वाले टेस्ट नहीं, आपके जो क्लास टेस्ट थे वो महीने में 2 बार हुए थे। ठीक है, तो उसमें आपके पहले टेस्ट में आए 10 नंबर, मतलब 10 नंबर का कोई एक छोटा सा टेस्ट था। आपके पिछले टेस्ट में आए थे मान लो 8 नंबर, ठीक है 8 आए थे, और इस टेस्ट में आए आपके 10 में से 10 नंबर। तो आप पहले तो खुद में कंपेयर करो कि यार मेरे पिछले टेस्ट में 8 आए थे, इस बार 10 आए, चलो मैंने लगता है कुछ ग्रोथ करी है, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैंने मेहनत लगता है इस बार ज्यादा करी है, तो आप खुश हो जाओगे। ये है आपका क्या, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, कि आप खुद की परफॉर्मेंस को खुद की पिछली परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हो। भाई साहब दूसरा होता है इंटर फर्म कंपैरिजन, जो अभी एग्जांपल दिया वो काय का है, इंट्रा फर्म का। अब दूसरा इंटर फर्म। इंटर फर्म क्या होता है, आप हो और आपका एक बेस्ट फ्रेंड है ना, और आपने उसके देखे तो आपके 10 आए इस बार नंबर, उसके 9 नंबर आए, तो अब आप उससे कंपैरिजन करोगे, उससे पूछोगे भाई तेरे कितने आए, वो बोलेगा भाई मेरे 9 नंबर आए, आप बोलोगे मेरे 10 आए, तो अंदर ही अंदर खुशी होगी ना कि वाओ मेरे नंबर मेरे बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा आए हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, इंटर फर्म कंपैरिजन, जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को किसी दूसरे की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हो। वैसे ही कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को किसी दूसरी कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस, जैसे 2 बेस्ट फ्रेंड है, वो कहने के बेस्ट फ्रेंड होते हैं आपस में, लेकिन कॉम्पिटिशन चलता है उनमें भी, आपस में 2 बेस्ट फ्रेंड्स भी कंपटीशन में रहते कि भाई मैं टॉप करूंगा, मैं ना, अंदर अंदर फीलिंग रहती है, बाहर से कोई नहीं दिखाता। बाहर से तो अरे तू मेरा यार है यार, ऐसे गले में हाथ डाल के चलते, अरे तू तो मेरा यार है, और अंदर ही अंदर अरे तू आगे बढ़, तू ज्यादा नंबर लाके दिखा फिर मैं बताता हूँ, नंबर तो मेरे ही ज्यादा आएंगे, है ना। होता है कि नहीं होता, अरे लड़कों का तो नहीं पर लड़कियों के साथ तो होता है।
लड़कियों के साथ होता है, लड़के तो ठीक है, लड़कों के साथ नहीं होता, उनको तो कोई नहीं है, वो तो चाहते ही हैं कि तेरे नंबर ही ज्यादा आ जाए, मेरे ना आए, मेरे तो 33 आ जाए वही बहुत है, तू ही टॉप कर ले भाई, मेरे तू ही कर ले, क्योंकि लड़कों के अंदर, पर लड़कियां नहीं, अंदर ही अंदर लड़कियां बहुत वो होती है, बाहर से शो करेगी अरे तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और अंदर से चाहेंगे कि यार इसके नंबर ज्यादा कैसे आए, ये लगता है ज्यादा पढ़ती है घर में, मुझे बताती नहीं है, और है ना, ये फीलिंग होती है। चलो तो आ जाओ, बहुत फीलिंग की बात हो गई, अब आ जाओ अकाउंटेंसी पे। ठीक है, तो इंट्रा फर्म क्या है? इंट्रा फर्म क्या है? आपस में खुद की परफॉर्मेंस को देख रहे हो, खुद को कंपेयर कर रहे हो, अपनी ही परफॉर्मेंस है। और इंट्रा फर्म मतलब अपनी परफॉर्मेंस अपनी परफॉर्मेंस को अपने कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस से या दूसरी फर्म के कंपैरिजन से, दूसरी फर्म के परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करना, ठीक है। फिर है नंबर नेक्स्ट फोर्थ है आपका वेरीफाइबल। वेरीफाई मतलब information disclosed by the financial statement should be verified from the records of the company। भाई verified information होनी चाहिए। कंपनी ने बोला कि यार हमारे पास बैलेंस शीट में कंपनी ने दिखा दिया कि हमारे पास 10 लाख के एसेट है, तो वेरीफाई करो उसको कि क्या वो 10 लाख के हैं, वो आप वेरीफाई कर पाओ कहां से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो शो कर दिया 10 लाख के एसेट है, पर वो वेरीफाइड होने चाहिए कि क्या एग्जैक्टली 10 लाख के हैं या ऊपर नीचे तो नहीं दिखा रही कहीं कंपनी, राइट। तो वो वेरीफाइबल होना चाहिए। ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ कि वो इंफॉर्मेशन वहीं के वहीं वेरीफाई भी हो जाए। अब देखना हो तो चेक कर लो, फिर आप सारे एसेट्स की वैल्यूज देख लोगे तो आपको फाइनली पता लगेगा कि हाँ रियलिटी में ये 10 लाख है या नहीं है, तो वेरीफाइबल होना चाहिए। तो ये कुछ एसेंशियल्स हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो होने चाहिए इंक्लूड। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, सभी को समझ में आ गया? ऑल राइट। फिर आइए रिलेवेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेवेंट? भाई साहब भरोसेमंद होना चाहिए इंफॉर्मेशन, भरोसेमंद होनी चाहिए। तो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एसेंशियल पॉइंट यही है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भरोसेमंद होने चाहिए, उन पे भरोसा कर सके हम। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट। और वो भरोसेमंद कब होंगे? जब वो लीगल तरीके पे सही तरीके से बनाए गए होंगे। यदि इलीगल तरीके से बनाओगे, पूरे जो एक्ट में बातें लिखी हैं कंपनीज एक्ट में उनको फॉलो नहीं करोगे, तो फिर तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भरोसेमंद नहीं कहलाएगा। भरोसेमंद जब ही कहलाएगा जब आप एक्ट में लिखी हुई हर एक बात को फॉलो कर रहे हो, लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हो, तभी वो भरोसेमंद या रिलेवेंट कहलाएगा। इट इज सो बिकॉज दे आर कंसिडर रिलेवेंट टू द यूजर हैविंग बीन सेट आफ्टर थ्रू पब्लिक डिबेट्स। ठीक है, तो ये रिलेवेंसी होनी चाहिए। जो भी चीजें आपने लिखी हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपने शो करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उससे भरोसा होना चाहिए, रिलेवेंट वो होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो पब्लिक के लिए डिबेट का विषय बन जाएगा। ठीक है, जो कि नहीं बनाना है कंपनी को, इमेज खराब होगी और क्या ही होगा। ठीक है, नाउ टाइमलीनेस मतलब समय से बन जाने चाहिए भैया। अगला इसमें एसेंशियल या अगली रिक्वायरमेंट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? कि भैया टाइम से बन जाना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल पीरियड आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड इज ओवर। एक साल रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसके बाद आप जल्दी से तुरंत 31 मार्च हुआ, एंड हो गया और तुरंत आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। ऐसा नहीं इधर मार्च में एंड हो रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई आ गया, अभी तक स्टेटमेंट ही नहीं निकले आप लोगों के कंपनी के आपकी, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है, जल्दी से जल्दी एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनके तैयार हो जाने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लॉस देयर रिलेवेंस बिकॉज ऑफ अनड्यू डिले कॉज्ड इन द रिलीज ऑफ सच इंफॉर्मेशन। और यदि आप डिले करोगे, जैसे सितंबर अक्टूबर ही आ गया भाई, मार्च में एंड हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई आ गया, मान लो अभी तक आपके स्टेटमेंट्स ही नहीं आपने शो करे, डिस्क्लोज ही नहीं करे, तो ये अननेसेसरी आप लोगों का डिले यदि रहेगा तो ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। फिर जो चीज समय पे चाहिए वो समय पे यदि नहीं मिलती है ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। समय पे जो चीज चाहिए यदि वो मिल जाती है तो उसकी बड़ी कीमत रहती है, लेकिन समय पे चीज नहीं मिलती ना तो कोई कीमत नहीं है। अब जैसे पानी चाहिए भैया, जब प्यास लगी है तभी पानी मिलता है, तभी उसकी कीमत लगती है और तब पानी टेस्टी भी बहुत लगता है। ऐसा अंदर जाता है पानी, इतना टेस्टी लगता है, लेकिन यदि प्यास ना लगी हो ना तो पानी भी फिर पीने का मन नहीं होता। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर भी है कि भाई साहब जो आपके स्टेटमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, मे लॉस देयर रिलेवेंस, यदि वो फोकट में आप डिले करोगे, नहीं टाइम पर शो करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इससे इंफॉर्मेशन आप नहीं शो करोगे तो उनकी वैल्यू फिर
इतनी नहीं रहेगी, फिर वो कोई मतलब के नहीं रहेंगे, राइट। तो टाइम से शो होना इज इम्पॉर्टेंट, इसेंशियल, राइट। तो ये कुछ इसेंशियल चीजें हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए। समझ आ गई सभी को बढ़िया तरीके से? तो लाइक शेयर कर दो फिर, यदि क्लियर है सारी चीजें तो गाइस डू लाइक एंड शेयर, फटाफट से लाइक शेयर कर दो। और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किया है तो भाई साहब कर लो, ठीक है। चलिए तो ये हो गया डन। आज का जो टॉपिक थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज इसेंशियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स या इसेंशियल जो फीचर उसमें होने चाहिए किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो पॉइंट्स हम लोगों ने आज पूरे डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यदि एग्जाम्स में थ्योरेटिकली आ जाएगा स्पेशली एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को, तो आराम से आप लोग आंसर कर लेना। इन पॉइंट्स को आप अपने मन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने आपको इतने एग्जांपल्स दिए, उनमें से आप कोई एग्जांपल लिख सकते हो, पर ये घर गृहस्थी वाले मत लिखना। जो एग्जांपल मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ के लिए जो घर गृहस्थी के एग्जांपल देती हूँ वो मत लिखना। बिजनेस से रिलेटेड जो एग्जांपल देती हूँ वो लिखना, ठीक है। तो घर गृहस्थी के लिख दो कि यार हमारी मैम तो वो घर गृहस्थी के एग्जाम्पल देती है तो हम यही लिख के आएंगे, ऐसा मत करना भैया, ठीक है। चलो तो फिर अभी आगे के और कॉन्सेप्ट बचे हैं थोड़े बहुत, अपन और आगे कवर करेंगे आने वाली क्लासेस में। डेली तो भैया बने रहिएगा मेरे साथ। इसी तरीके से डेली अकाउंटेंसी की क्लासेस जो आपकी इसी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर हो रही हैं। और आप सभी जानते हैं कि भाई साहब मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र इंडिया का ऐसा चैनल है जो आप लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पर, ठीक है भाई साहब। जहां पर सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी मिल जाएंगे आप लोगों को, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड, इवन वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। चैनल भाई साहब कुछ इस प्रकार से रहेगा जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट मिलेगी, डिटेल्ड आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, तो जरूर से जाकर के चेक करें और आनंद लें फ्री एजुकेशन का। और यदि चाहें तो ई बुक्स और ई नोट्स भी आप अवेल करके अपनी लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो ई बुक्स ई नोट्स के लिए कहां जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जाकर के चेक करो और अवेल भी कर लो। और यदि बात करूं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर आप हमसे जुड़ करके अपनी लर्निंग को इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बना सकते हो। तो जुड़ना कैसे है भाई, फॉलो करना है और क्या करना है, तो जल्दी से फॉलो कर लें हमें और जल्दी से आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है भाई। इतना काम कर लेना और जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना। बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वाली क्लास में, आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो वी सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।